Hello everyone, welcome back to ACCA classes. Today we'll be studying the supply part. Now, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिमांड कराया था, सो डिमांड काफी बड़ा चैप्टर है, बट सप्लाई एज अ टॉपिक डिमांड इज क्वाइट अ बिग चैप्टर. सप्लाई काफी इजी होगा, इसमें काफी लिमिटेड चीजें हैं. सो दिस लेक्चर शुड गेट completed in 30 to 35 minutes. Now, without wasting any time, let's get started. Okay. Yes. So, okay. So, सप्लाई होता क्या है? जब भी आप सप्लाई टॉपिक पढ़ते हो, whenever you're studying the supply topic, always think from the perspective of producer. You're producing something, right? Now, when will you supply the most? If you're producing this pen, you're producing this pen, when will you supply the most? When you get the maximum profit. So how will you get the maximum profit? So a simple, first of all, let's get with the supply definition. So you can write it down, otherwise it will be a waste of time for me over here. So how many units? This is given in your textbook as well, so you can just copy it down, but still I'll repeat. How many units producers would be willing to offer for sale at different prices over a given period of time? Okay, again I'll repeat. How many units producers would be willing to offer for sale at different prices over a given period of time? Okay, now when will you supply the most? You're a producer, when will you supply the most? If I'm getting the maximum profit, right? मुझे profit से मतलब है, मैं कितना घर लेके जा रहा हूँ मुझे उससे मतलब है. सो सप्लाई का हम डिमांड में क्या करते थे? डिमांड में क्या पढ़ते थे? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और यही वाइस वर्सा, राइट? अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. सप्लाई में उल्टा होता है. सो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो सप्लाई में ज़्यादा करूँगा, अगर प्राइस नीचे जाएगा सप्लाई में कम करूंगा. प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा क्या मतलब है आपके लिए? इफ यू आर गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, इफ सो बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट क्या, जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. सो व्हाट विल हैपन इफ द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू टेक, यू विल इंक्रीज योर सप्लाई. सो दैट्स व्हाई जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा. ये उल्टा डिमांड का है. ठीक है ना? अदर व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई? ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक है. मतलब एक दो तीन पॉइंट अगर आपके पास रहेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये आई एन जी लगा, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, आप एक प्रोड्यूसर है, आप एक बॉल पेन बनाते हो, ठीक है, आप एक ये पेन बनाते हो. तो कॉस्ट, तो ये पेन बनाने के लिए ये कैप की प्राइस, उसके अंदर की इंक की प्राइस रहेगी 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी प्राइस रहेगी. अगर वो आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप क्या ये पेन सप्लाई करोगे मार्केट में? द आंसर इज करोगे, बट कम करोगे, नॉट रिलेटिवली जो आप पहले करते थे. सो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है, so whenever the cost of producing your particular product increases, you will supply less, and vice versa. Cool. Second is technology, right? Always remember, जब भी टेक्नोलॉजी improve होता है, to incur that to incur that tech, it is quite capital intensive, but it overall increases your efficiency. So over a period of time, it is actually not capital intensive. So whenever technology gets better, you will supply more. Okay. Third one is government policy, right? Best example, GST. Okay. First of all, government policy mein we have two kinds of taxes. I'm specifically talking about India, right? One is direct taxes, one is indirect tax. Now, what do you mean by direct tax? What do you mean by indirect tax? Direct tax is something which cannot be transferred to an another entity. Suppose मैं बिग फोर में काम कर रहा हूँ, आप एसीसी बन चुके हो, आप एक बिग फोर, सपोज डेलॉयट कंपनी में काम कर रहे हो. तो जो आपका, जो आप जब कमाओगे, सपोज इंडिया में 12 लाख से ऊपर आपको सर्टेन टैक्स रेट पे करना होता है. ठीक है. सो क्या होता है? सो इफ यू आर अर्निंग, सपोज यू आर अर्निंग 20 लाख रुपीज एंड द टैक्स रेट इज 10%, you will have to pay 2 lakh rupees to the tax department. You cannot transfer. Now, what do I mean by transfer? Indirect tax में there is something called as GST. We all know GST. So what do producers do? Actually जो GST चार्ज है वो जो प्रोड्यूसर है उसको बेयर करना चाहिए. But what he does, he transfers it to the other entity and takes that amount from him. So this is called as indirect tax. So basic difference क्या है? Direct tax which can be transferred to, which cannot be transferred to another entity. Indirect tax which can be transferred to another entity. Cool. Now why did I take out this point? So जब आप गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ोगे, so suppose आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया,
ठीक है, बढ़ गया। तो क्या हो गया, आपके गुड्स बहुत महंगे हो गए, तो आप महंगा बेचोगे मार्केट में, तो क्या होगा, आप उसकी सप्लाई कम करोगे। ठीक है, अगर आपके सपोज टैक्सेस बढ़ जाते हैं, अगर आपका सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई जीएसटी इज गोना इंक्रीज फ्रॉम 5 to 8%, now what will happen, your cost of selling that product will become much more higher. So what will happen, you'll supply less. Okay, नाउ लास्ट क्लास में मैंने शिफ्ट और मूवमेंट में क्लियरली डिफरेंस बताया था। क्या होता है शिफ्ट, मतलब क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मूवमेंट क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट चैप्टर, इन द लास्ट वीडियो। सो मैं फिर से सेम चीज फिर से रिपीट नहीं करने वाला, राइट। सो एक बेसिक, तो सप्लाई का कर्व, सप्लाई का ग्राफ कैसे होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है, बिकॉज प्राइस और सप्लाई में वो होता है, क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, अभी सप्लाई कब अपवर्ड शिफ्ट होगा और कब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, हमको ये पढ़ना है। सिंपल, शिफ्ट मतलब क्या, या तो राइट जा रहा है या तो लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, अब सप्लाई जब अपवर्ड शिफ्ट होगा, उसका मतलब क्या है कि सप्लाई कम हो रही है, मतलब सप्लाई बहुत महंगी हो रही है, राइट। व्हाट डू यू मीन, उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, हमको मालूम है शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है। तो इसमें अदर फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने ऊपर बताया, इसीलिए मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बता रहा था। सो दिस बिकम्स मच मोर इजियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट्स इट, सिंपल। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, मतलब सप्लाई बेहतर हो रही है। सप्लाई बेहतर कब होगी, जब आपका टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, इट इज नॉट ज़्यादा, एंड यू नो, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। Now you can see over here. So how technological innovations, more efficient use of factors of production, lower input prices, reduction or abolition of indirect tax. Same चीज जो मैंने आपको बोला है. Understood? Understood? So this is more important. Leftward shift कब होगा, rightward shift कब होगा? Because this is how they'll twist the MCQ questions. Okay? Okay. Now there is what do I do? Okay. एक छोटा सा concept है. It's not a more of a thing to learn, but you have to understand this graph. Okay. We all know demand is a downward sloping curve, supply is a upward sloping curve. Now this point where demand and supply interact is called as देखो मेरे को बोलना भी नहीं आता है, but the spelling is equilibrium। मैं तो ऐसे ही बोलता, मजाक बनाने में। सो ई क्यू, स्पेलिंग देख ले, स्पेलिंग देख लेते हैं। ई क्यू, रे 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 रे, देखो भाई, ई क्यू यू आई एल आई, एक मिनट, ई क्यू यू आई एल आई पी आर आई यू एम। हाँ हाँ, वी खूब पता है, नो प्रॉब्लम, मैं उड़ा लूँ। सो ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एम। ठीक है, इसको हम, मैं ई क्यू डिनोट करूंगा। तो हमको हमेशा मालूम है, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी टेक द प्राइस, ऑन द राइट हैंड, ऑन द डाउनवर्ड साइड वी टेक द, जो भी एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे अपन क्यू लेते हैं और वाई एक्सिस पे पी लेते हैं, राइट। नाउ दिस पॉइंट and this is called as equilibrium price. So this is called as this thing, this equilibrium price, equilibrium quantity. Okay, understood? Now बहुत सारे reasons होते हैं। Suppose, ठीक है, suppose price नीचे गिर गया, the price falls down, so what will happen, suppose price यहाँ पे गिर जाता है, so it becomes P1। ठीक है, एक मिनट, I'll drop this, yes, okay। Now, suppose if the price falls down, right? It decreases. Now, the graph which probably you'll get is this. So, what is happening over here? Now, this thing is called as excess demand. Cool. Now, why? Simple है, लॉजिक से समझो। प्राइस नीचे गिर चुका है, पी से P1 हो गया, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड ही तो होगा।
प्राइस कम हो गया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की। और जब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, प्राइस सपोज पी से ऊपर चला गया, P2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगा। ओके, एक मिनट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई। ये सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में खाली ड्रॉ करके दिया हुआ है, बट आई फील आप ऐसे पढ़िए इसको तो आपको इजी रहेगा कि नीचे एक्सेस डिमांड क्यों आता है, ऊपर एक्सेस सप्लाई क्यों आता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, दिस इज क्वाइट अ अंडरस्टैंडिंग चैप्टर। ठीक है, ये हो गया। अब एक सिचुएशन आती है, ठीक है, एक सिचुएशन आती है मार्केट में कि जो भी द प्राइस विच इज एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट, ये द प्राइस विच इज एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट is not being accepted by the consumers. ठीक है, this can happen। ठीक है, this happens every time you build any product, so people are not ready to pay for that product because it probably doesn't provide them so much value, right? This is a real life situation। so what is the situation over here, ऐसा आप लिखिए अपने बुक में, price established by the market but it is not desirable। okay, so what, so there are two things, one is called as minimum price, other thing is called as maximum price। Understood? Minimum price, maximum price। First let us hop on to the minimum price। भाई what is minimum price? minimum price का दूसरा नाम है, क्या है, price floor। Understood? what is this price floor? best example, real life example। so पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वी ऑल नो डिमांड ऐसे होगा, अभी तो आपको समझना चाहिए डिमांड और सप्लाई का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई ये होगा, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस। गुड, नाउ व्हाट इज मिनिमम प्राइस? वी ऑल नो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ठीक है, फार्मर्स की है। उनको अपने गुड्स के, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उनका प्राइस नहीं मिलता है, उनकी आमदनी नहीं होती है। ठीक है, दे आर बाउंड टू सेट देयर क्रॉप्स एट अ वेरी लोअर प्राइस। This is a practical situation। Now, what does the government do over here? Now, government puts a limit, right? So, what is minimum price? So, government, tells that on this price, on P1, this is what you can charge. Okay, this is called as minimum price. Here, the sellers cannot sell under this price. Okay, now why is this done? Why? So two reasons. First, to protect producers. Now producers, you please underline this, I'll tell you why. To protect producers, obviously. Second one is to ensure minimum wage। बेस्ट एग्जांपल है, जैसे इंडिया में जो छोटी छोटी दुकान होते हैं, वी डोंट गिव देम मच सैलरी अकॉर्डिंग, वी डोंट गिव देम सैलरी अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ। ठीक है, so what is this? So why is this minimum price helpful? So that the businesses can follow this law and ensure minimum wage is given to that particular label। Now, what will happen? अब प्राइस बढ़ गया, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अरे यार भैया ने बोला था अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सेस सप्लाई होती है, एक्सेस सप्लाई होती है, तो क्या हो गया यहाँ पे? सो व्हाट विल हैपन? क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांड। ठीक, ये प्राइस आपने गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर, सपोज 10 रुपए पे पहले माल बिकता था, अभी 12 रुपए पे बिक रहा है, तो क्या हो गया, क्यों बिक रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट हैज पुट दैट लिमिट। सो व्हाट विल हैपन? प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर। ओके, सो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। सो क्या सिचुएशन होगा? एक्सेस सप्लाई सिचुएशन होगा। कुल, बस इतना ही जानना था, दैट्स इट। ये नहीं जानना है कि quantities, now the main important thing over here is whether it is whether it
quantity supplied is more, you should understand why is it useful, because they will twist the MCQs around this particular part, nor कि what is excess supply, what is excess demand. No, no, ऐसे questions आएंगे, right? Minimum price is done, which is also called as what? Price floor. Now second thing is maximum price. So what is maximum price? उसका दूसरा नाम होता है price ceiling. Cool. Again, ग्राफ पे जाएंगे. डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस. अंडरस्टूड? ठीक है, ये आता है. Now what do you mean by maximum price? गवर्नमेंट क्या करना, why is maximum price, why it is actually required? आप देखते हो थोड़े goods बहुत महंगे बिक जाते हैं. ना सपोज आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन. ठीक है, ठीक है. सपोज सपोज मैं प्रोड्यूसर हूँ मेडिसिन का, आप एक कंज्यूमर हो. दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इज वेरी एसेंशियल इन लाइफ. नाउ आई नो एज अ प्रोड्यूसर, बिकॉज मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है. प्रोड्यूसर का काम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना. तो मेरा काम क्या है? अरे यार, ये तो बहुत एसेंशियल, दिस इज अ वेरी एसेंशियल मेडिसिन, आई शुड चार्ज देम एट अ वेरी हाई प्राइस एंड देयर इज नो कंपटीशन फॉर मी. Nobody else is making this certain type of medicine. So what should I do? Now, मेरे दिमाग में यार, I should charge the higher price. Now this is where the government plays a role. Government says that boss, you cannot do this. You have to cap the price. So what does government do? They cap the price over here. Okay. Now what has happened? Now why do they do this? Same. First one, to protect consumers. अंडरलाइन. नाउ मैं आपको अंडरलाइन करने क्यों बोला था? क्योंकि आज जब आपको डिफरेंस निकालना है, अगर आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए बस ये मिनिमम मैक्सिमम में सारा डिफरेंस है क्या, तो क्या ऊपर आना चाहिए प्रोड्यूसर से, नीचे क्या है? कंज्यूमर से. सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू अंडरलाइन, राइट? टू मेक, सेकेंड पॉइंट इज टू मेक नेसेसिटीज अफोर्डेबल. सेम जैसे मेडिसिन वाला एग्जांपल दिया था आपको. ओके, समझ गए? बस. हाँ, अगेन प्राइस कम हो गया. प्राइस कम हो गया तो क्या? एक्सेस डिमांड. सो क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड. दिस विल क्रिएट अ एक्सेस डिमांड सिचुएशन. ओके, चलो, दिस इज डन. नाउ ओके, अरे यार, वो क्या मैक्सिमम प्राइस पे एक्सेस डिमांड हो गया, मिनिमम प्राइस पे एक्सेस सप्लाई हो गया, तो isn't this bad? Obviously this is bad. So there are certain disadvantages to it. Cool. ये लाइन कभी सीधी क्यों नहीं बनती मेरे से? ठीक है. सो यहाँ पे मैं प्राइस फ्लोर के disadvantages, price floor, and this is what price ceiling, right? Price ceiling के disadvantages. This is very necessary because you have understood कि okay, क्योंकि भैया ने बोला था अरे यार, ये तो एक्सेस डिमांड हो रहा है, एक्सेस सप्लाई, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका? व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इट? प्रोस तो ठीक है, पता चल रहा है गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बट व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इट? लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लीड्स टू अनसोल्ड इन्वेंट्री. अनसोल्ड इन्वेंट्री. भाई, प्राइस फ्लोर पे क्या हो रहा था? एक बार रिकॉल करो, प्राइस फ्लोर पे क्या हो रहा था? प्राइस फ्लोर पे मैं एक सर्टेन प्राइस फार्मर्स को बोल रहा हूँ, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस. बस फार्मर्स, तुम्हारा ये प्राइस पे तुम्हारा जो भी क्रॉप है वो बिक जाएगा. अब क्या हो सकता है मार्केट में? जो कंज्यूमर्स है, दे आर नॉट विलिंग टू पे दैट प्राइस. नाउ व्हाट विल हैपन फॉर फार्मर्स? दे विल फेस द डिफिकल्टी ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी. अंडरस्टूड? खत्म. नाउ okay, unsold inventory. Now, okay, suppose the price is also acceptable to the consumers and the farmer is also willing to produce. What will happen? Now he has, now there will, abhi kya hoga? He has to store those crops, extra crops, because abhi consumers bhi unka buy karenge, to kya hoga? Storage cost will increase. Cool. Okay. Third one, economy efficiency कम हो सकता है because of the first two factors. That's it.
प्राइस सीलिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? अगेन, स्टोरेज, स्टोरेज इज अ मेन फैक्टर। आप यहाँ पे शायद नहीं भी लिखे तो चलेगा, बट आई सजेस्ट राइट, क्योंकि बहुत डाइवर्स सिचुएशंस होते हैं मामले में। सो देर इज नथिंग कि एक रूल बुक की तरह, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर, डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स यू टेक, राइट? सो स्टोरेज, सो क्या है यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ गुड्स, मैं कॉस्ट क्यों लिखा, स्टोरेज ऑफ गुड्स इज द मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड वन इज ब्लैक मार्केट। बस गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है, ये मेडिसिन आपको ये प्राइस पे बेचना है। मैं 10 रुपए पे बेच रहा था, अब गवर्नमेंट बोल रही है भाई तू 7 रुपए पे बेच, बिकॉज दिस इज अ वेरी एसेंशियल गुड। नाउ आई एम नॉट हैप्पी एज अ प्रोड्यूसर, आई वॉन्ट टू सेल दिस, what will I do? I will sell this above 7 rupees. I will sell this above 7 and 10 rupees. Now, the market which is between 7 and 10 rupees is called as black market. ठीक है, हर जगह होता है, स्पेशली गेमिंग में होता है। गेमिंग वाला क्या, जो गेमिंग कंसोल्स, इसमें ब्लैक मार्केट बहुत चलता है, ठीक है। थर्ड वन क्या कर सकता है प्रोड्यूसर, क्या कर देगा इफ आई एम अ प्रोड्यूसर। नाउ मेरे पास ब्लैक मार्केट का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, व्हाट विल आई डू यार, व्हाई एम आई मेकिंग दिस मेडिसिन, आई एम नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग, लेट्स मेक समथिंग एल्स, and I'll earn more profit from there, right? So producer may shift to other products. This is the another disadvantage. Producer may shift to other products. Simple. Cool. Okay. Now this is also done. Now there is a topic called as, no, I don't remember the topic name. Shift in supply, shift in demand. I've already done. It's the same thing. बस बाकी फिर से पूरा repeat कर रहा है, right? Nothing. Minimum price, maximum price is done. हाँ, economic behavior of cost. ठीक है, मैं जो भी करा रहा हूँ आपके कैप्लन के टेक्स्ट बुक से ही करा रहा हूँ, बट आई एम नॉट रीडिंग इट वर्ड बाय वर्ड, बिकॉज कैप्लन मेक्स इट वेरी अननेसेसरली डिफिकल्ट, और अननेसेसरी क्या, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट बना देता है। एक ही पॉइंट को बार बार अलग अलग फॉर्म में क्या, ही विल रिफ्रेज इट। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, बट आई डू मेक माय प्रिपरेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल। नाउ, economies of scale is the topic. You have two. One is short term, one is long term. Okay. Short term, there is a concept called as law of diminishing returns. We have, if you're from CB, I don't know, even if from any board, you'll probably be you have already studied law of diminishing returns. Cool. Okay. What do you mean by law of diminishing returns? Now, rather than going on the definition, I'll give you a very example. In short term, your there are two. See, basically, to produce an output, you need two factors. One factor will be fixed, other factor will be variable. One factor fixed, you can take it as land. Okay. Other factor which is variable, which is generally variable, is labor. Cool. Now they are producing a certain output. So land is obviously fixed, as I said. So land, suppose ले लो land खाली 1 acre है, 1 acre, 1 1 1 1, ठीक है। लेबर क्या हो रही है, अब जैसे 1 acre है, मेरे को एक सर्टेन, सपोज मेरे को क्रॉप्स ग्रो करने, तो पहले पहले मैं सोचा एक लूंगा, तो आउटपुट क्या, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी रैंडम फिगर, राइट? लैंड लेवल, सो आउटपुट क्या है, अरे आउटपुट सपोज 10 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब मैं 2 लेबर लगाता हूँ, मैं देखता हूँ अरे 25 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। मैं थर्ड लेबर लगाता हूँ वही 1 acre लैंड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम पुटिंग मोर एंड मोर लेबल्स बोल रहा हूँ, मोर एंड मोर लेबर्स into that particular land so that my output gets increased. Now when I am putting the third labor, ठीक है, I am suppose making 35 output, okay, still increasing. When I put the fourth labor, it's getting reached to 42. When I put the fifth labor, it is getting to 46. Okay, one thing common I see is that the output is increasing, but isn't that per unit, per unit जब आप difference निकालोगे, isn't the output reducing? So now what is this called as? This is called as marginal. You can suppose this is the cost or output, so marginal output I'll take. Now what is happening? Okay, पहले 10 था, okay, what is the difference between them? 15.
What is the difference between them? 10. What is the difference between 5 plus 2? 7. What is the difference between them? 4. Now, although the output is increasing, but per unit output is decreasing. It's getting tell it 10, then it increased, then again decreased. So at the end, it's getting decreased. So what does this mean? This leads to inefficiency. This is what the law of diminishing returns is. Simple. Please note down the definition. If more and more units of variable factor, again I repeat, if more and more units of variable factor of production are added to a fixed factor, additional output produced from each unit will eventually decrease. Again I repeat, if more and more units of a variable factor of production are added to the fixed factor, additionally output produced from each unit will eventually decrease. समझ में आ रहा है? ये बार एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके, शॉर्ट रन हो गया. व्हाट इज लॉन्ग टर्म? सिंपल. See, in the long run, so long term cost. Now, what is long term cost? And see, one thing to probably assume is in long run, all factors are variable. Cool. All factors are variable. Now, okay, all factors are variable. Okay, in the long run. So it's the same thing, right? Now, as firms, okay, as firms, they increase the production. What will happen if they increase the production? Okay, they are increasing production, they're adding more land, more labor, etc., etc., etc. The average cost will eventually come down. Okay, but ठीक है, इन द स्टार्टिंग सपोज, ओके एग्जांपल देता हूँ. मैं पेन बना रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं ये बुक बना रहा हूँ, फिर मैं ये बॉटल बना रहा हूँ. चलो मेरे ये तीन प्राइमरी प्रोडक्ट्स है. ठीक है, ये तीन प्राइमरी प्रोडक्ट्स है. जब मैं ये प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगा और इनकी कॉस्ट पर यूनिट ब्रेक डाउन करूंगा, जब मैं एक वॉल्यूम पे बनाऊंगा, व्हाट विल हैपन? माय एवरेज कॉस्ट विल ऑब्वियसली कम डाउन यार. अब एक प्रोडक्ट बनाते हो, आपकी तीन प्रोडक्ट बनाते हो, तो फर्क तो आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल, आपकी कोई ग्लास की फैक्ट्री है. ठीक है, फैक्ट्री में आप ग्लास बनाते हो, पहले 100 यूनिट बनाते थे, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो प्रॉब्ली हाई आती होगी, बिकॉज आपको फैक्ट्री, जो आपकी मशीनरी लगी हुई है फैक्ट्री में, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट होती है चलाने की. और सपोज उसे आप सिर्फ 100 ग्लासेस बना सकते हो, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी महंगी रहेगी. पर यही जब आप 500 ग्लासेस बनाते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी. समझ में आया? सिंपल लॉजिक है. तो मैं ये तीन प्रोडक्ट पहले बना रहा था, तो मेरी क्या होगी? मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी. बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल, व्हाट डू आई मीन आफ्टर अ सर्टेन लेवल? आई स्टार्ट मेकिंग दिस फोन, I start making this keyboard. Okay, what will happen? I am again diversifying. Now I'm over diversifying. When I over diversify, again my average cost will increase. This is what it says. Cool. Now, why does it increase? Why do average cost increase even after producing so many products? ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन लेवल क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? इट बिकम्स इनएफिशिएंट. इट्स नॉट एबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी डिविजन. ओके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होता है. ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू एक्चुअली अकाउंट फॉर द प्रोडक्ट. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज व्हाई एसी goes AC goes on increasing after a certain level. सिंपल. दोनों के ग्राफ में, दोनों का एक कॉमन चीज है, दोनों का ग्राफ सेम है. इट इज अ यू शेप. दैट्स इट. क्या लिखा था यार मैंने? एस का शॉर्ट फॉर्म का SRATC. Here you write as average cost, here you write as output. Cool. दोनों का ग्राफ सेम है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन. दिस इज ऑल्सो डन. ओके, लास्ट टॉपिक विच कम्स ओवर हियर. मैं 30 मिनट्स का बन गया ऑलरेडी, कोई बात नहीं. विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes. ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक कम्स टाइप्स ऑफ मार्केट. इजी, वेरी इजी. इससे आप एक एमसीक्यू डेफिनेटली आप कर सकते हो, एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. टाइप्स ऑफ मार्केट में फर्स्ट आता है परफेक्ट मार्केट. भाई परफेक्ट मार्केट मतलब भाई सब परफेक्ट. वाह, चकाचक परफेक्ट. तो क्या होता है मतलब, परफेक्ट मतलब क्या होता है? सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड बायर्स. मैं इनके मेन कीवर्ड लिख रहा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड बायर. कुल. ठीक है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट्स? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स. होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. कुल. चलो ठीक है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी हो गया. ठीक है. ठीक है. परफेक्ट मार्केट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बायर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है. मतलब क्या? जो भी प्रोड्यूसर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, उनको वेरियस कॉस्ट मतलब उनको पता है. सपोज ये बुक की एक परफेक्ट मार्केट है. ठीक है. तो प्रोड्यूसर को भी पता है, कस्टमर को भी पता है भाई बुक कितना बिकेगा मार्केट में. कुल. ठीक है. तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन. इसको हम बोलते हैं आइडियल मार्केट. और ऐसी मार्केट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती. डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड. ओके. अब परफेक्ट का उल्टा क्या हो गया? ऑपोजिट क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट. व्हाट इज इम्परफेक्ट मार्केट? जब भी ये एक कोई से भी एक डेफिनेशन को मीट नहीं करता है, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को मीट नहीं करता है, सपोज लार्ज नंबर को मीट नहीं करता है, होमोजीनियस को मीट नहीं करता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन को मीट नहीं करता है, तब वी कॉल इट एज इम्परफेक्ट मार्केट. इम्परफेक्ट मार्केट में यू हैव थ्री टाइप्स. लास्ट एंड देन वी आर डन. ओके. फर्स्ट वन इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक competition, एंड ओलिगोपोली. ठीक है. एक मिनट. यस. ओके. ठीक है. मोनोपोली का क्या मतलब होता है भाई? डोमिनेंट प्लेयर. मोनोपोली मतलब सिंगल प्लेयर, डोमिनेंट प्लेयर. मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ वो कोई और बनाता ही नहीं है, तो ये तो डोमिनेंट प्लेयर हुआ. ठीक है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? डोमिनेंट प्लेयर है. एंट्री एंट्री बहुत हार्ड है. ठीक है. उसको उसका व्हाट इज द मेन वर्ड? हाई बैरियर्स टू एंट्री इज द कीवर्ड. हाई बैरियर्स टू एंट्री. ठीक है. सो डोमिनेंट प्लेयर हो गया, हाई बैरियर्स टू एंट्री हो गया, और क्या है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. वो आप प्रोडक्ट को रिप्लेस ही नहीं कर सकते. ठीक है. ठीक है. एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज. भाई नहीं रिप्लेस कर सकता, बिकॉज उनकी ही चलती है रेलवे के मामले में. इंडियन रेलवेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली कॉम्पिटिशन. आईआरसीटीसी जिसे हम बोलते हैं, आईआरसीटीसी. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या मतलब होता है? मैं इधर नहीं लिखा, बहुत क्लमजी हो जाएगा. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है. इसमें अगेन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड कस्टमर्स. क्या मेन डिफरेंस है? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स इज अ डिफरेंस. मतलब क्या? ईच प्रोडक्ट इज डिफरेंट. ईच प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होंगे. समझ में आ गया? तो ईच प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस होगा, ईच प्रोडक्ट अलग तरह से दिखता है बट एक सेम कैटेगरी में आता है. एग्जाम्पल, कार्स. भाई कार्स कितने हैं? आपको स्विफ्ट डिजायर भी मिल जाएगी और आपको बीएमडब्ल्यू भी मिल जाएगी. बीएमडब्ल्यू के हिसाब से आपको अलग फीचर मिलेंगे, मारुति के हिसाब से आपको, स्विफ्ट डिजायर के हिसाब से आपको अलग फीचर मिलेंगे. सो व्हाट इज, ऑल्दो इट इज अ कार, बट इट हैज डिफरेंट फीचर्स, इट हैज ओवरऑल डिफरेंट प्राइस. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो व्हाट आर कार्स मतलब क्या? मारुति, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. गुड. मोनोपोलिस्टिक. लास्ट इज ओलिगोपोली. ओलिगोपोली का मतलब क्या? कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल.
इसमें आप रेस्टोरेंट्स भी ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल, ठीक है। कंट्रोल बाय फ्यू पीपल मतलब एग्जाम्पल टेलीकॉम मार्केट, टेलीकॉम इंडस्ट्री, कौन है भाई बड़े प्लेयर? एक जियो है, एक एयरटेल है, और वोडाफोन भी है। वोडाफोन उतना नहीं है बट जियो एंड एयरटेल, ठीक है। नाउ सपोज वोडाफोन नहीं है, आइडिया नहीं, वोडाफोन आइडिया इज combined, suppose these two are also not there, so if only Jio and Airtel are there, so what is this combination called as? When the market, please write the definition, when the market is controlled by two people, it is called duopoly, simple। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। सो डुओ मतलब दो एंड पोली मतलब मार्केट। कूल। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। हमने अभी डिमांड कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिक फैक्टर्स में डिमांड भी कंप्लीट कर लिया, सप्लाई भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट में सो वी आर डन विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। टुमारो आई गेट अ लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वील probably probably in the next lecture or the next two lectures we'll be completing this chapter। and then next से क्या होगा, जो इसके बाद जो chapters है quite थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे because यही सबसे ज़्यादा बड़ा chapter है। so this is going to take 3-4 videos, but again let's get it done, right? Please subscribe to this channel, I'll get more videos and I'll deliver more better lectures as soon as possible। thank you।